दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो पीजीबी का सफर दोस्तों हमारा लगातार चल रहा है। एक सेशन हमने इसमें किया और उसमें हमने डेप्रिसिएशन का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा वाइंड अप करा है फास्ट ट्रैक बेसिस पर। और उम्मीद करता हूं कि अच्छी रिवीजन, अच्छा कंटेंट आपको वो समझ में आया। प्लस आपकी अगर कोई क्वेरी कुछ भी रेज हुआ है तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से पूछा है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम मूव करने जा रहे हैं सेक्शन 35 एंड ऑनवर्ड्स पे। और यहां से ऑब्वियसली वो सारा का सारा कंटेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज में हो चाहे वो मेन क्वेश्चन में हो, कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। इजी है, काफी आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ओके, इसके बेसिकली दो पार्ट हैं। साइंटिफिक रिसर्च हम जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो अलग अलग कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्म्स हैं, वो पैसा खर्च करती हैं। साइंटिफिक रिसर्च का ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होता ही होता है, समाज को भी, सोसाइटी को भी, कंट्री को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके, तो एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च पर होने वाले खर्चे की डिडक्शन देकर सरकार ने बढ़ावा दिया है कि कंपनीज, फर्म्स, लोग जो है साइंटिफिक रिसर्च पर पैसा खर्च करें। ओके, तो खर्च करिए और डिडक्शन ले जाइए। अब बात यहां पर यह है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इस पर्टिकुलर डिडक्शन में, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है डोनेशन के रूप में, एक एक्सपेंडिचर किसके रूप में? डोनेशन के रूप में। कि भाई आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस किसी भी चीज का, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, एक अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या कोई भी काम है आपका, मतलब आप साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड नहीं काम करते, लेकिन आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दी, तो एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा, आपका खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, साइंटिफिक रिसर्च का काम है और उसमें आप पैसा खर्च करते हो, तो दोनों कैटेगरी अलग अलग होंगी, एक तो डोनेशन की और एक ऑब्वियसली आपका सेल्फ बिजनेस की। ओके, आपका सेल्फ बिजनेस है किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो पहले डोनेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन देते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आपने डोनेशन दी, किसको डोनेशन दी? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नेशनल लेबोरेटरी जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, आईआईटीज या यूनिवर्सिटीज को, जो बेसिकली प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से, एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, इनको आपने डोनेशन दी। क्यों दी? साइंटिफिक रिसर्च कर लेना, साइंटिफिक रिसर्च कर लेना। जो भी पैसा आप डोनेट करोगे नेशनल लेबोरेटरीज को, आईआईटीज को, यूनिवर्सिटीज को, जो भी पैसा डोनेट करोगे, उसकी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 100% डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हो, 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कुछ साल पहले तो 150% थी, मतलब अगर आप 10,000 रुपए डोनेट करोगे तो 15,000 रुपए की डोनेशन, आपको 15,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 1 लाख रुपए अगर आप डोनेट करोगे तो 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अब वो सारे का सारा 100% कर दिया है। ऐसे ही रिसर्च एसोसिएशंस को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को जो अप्रूव्ड हो, उनको भी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो, उसका 100% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्लेम कर दिए गए। अगली चीज ध्यान देंगे, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर है। जैसे रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो और उसकी 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ऐसे ही अगर इनको ही आप सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी डोनेशन देते हो, उसकी भी 100% डोनेशन मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च की डिडक्शन मिलती है, वो सिर्फ रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज के केस में मिलती है। सर मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जरा अगली लाइन पढ़ना, अगर आपने डोनेशन दी है कंपनीज को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती हैं, तो और किसके लिए दिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो भी आप 100% डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि डोनेशन इज गिवन टू अप्रूव्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया हु इज डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। जो मोटिव है ना, पर्पस, वो बदल देते हैं एग्जाम में या एमसीक्यू में, और आपसे पूछेंगे कितनी डिडक्शन मिली,
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन दी है, वो सिर्फ इस कैटेगरी में अलाउेबल है। आपको कंपनी और सोशल साइंस को कनेक्ट करके दे देगा, इन दोनों को कनेक्ट करके दे देगा कि भाई 50,000 की डोनेशन दी, अच्छा कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको 100% याद है, आप सारी की सारी दे दोगे, गलत हो जाएगा, नहीं देनी। कंपनीज को अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिलेगी, सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो नहीं मिलेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल से पॉइंट आपके पार्ट 2 पे आते हैं, पार्ट 2 पर आते हैं। स्टैटिस्टिकल रिसर्च कैरिड बाय एसएससी आ गया। अगर वो अपने ही बिजनेस के लिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पैसा खर्च करता है तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? तो देखिए सीधी सी, पहले सिंपल शब्दों में बता दूं, आपका बिजनेस है, आपने सैलरीज पे करी, हाँ जी पे करी, डिडक्शन मिलती है, हाँ मिलती है। आपने वेजेस पे करी, डिडक्शन मिलती है, हाँ मिलती है। डिडक्शन मिलने का मतलब है खर्चों के रूप में दिखा सकते हो ना, परमिजेबल है ना, हाँ जी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, क्या वो सारा एक्सपेंसेस के रूप में अवेलेबल होता है? बिल्कुल होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही तो सीखते हुए आए हैं बचपन से। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई एसएससी अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस के रूप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है तो उसकी भी डिडक्शन अलाउड होती है, उसको वो एक्सपेंसेस के रूप में दिखा सकता है। दैट्स इट। ये सिंपल सा सिनेरियो याद रखना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी क्या आ गई कि भाई मान लीजिए अगर उसने अपना ये खर्चा, ये एक्सपेंडिचर उसने बिजनेस शुरू करने से पहले करा, सर बिजनेस शुरू करने से पहले साइंटिफिक रिसर्च, अरे भाई क्यों नहीं? ना जाने कितनी सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली बिजनेस शुरू करने से पहले साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है और तब डिसीजन लेती है कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है भाई। अगर वो बिना सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट कर देते और वो बिजनेस नहीं चलता तो मीनवाइल जो रिसोर्सेज उस बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल हुए, उस कंपनी का तो नुकसान हुआ ही, उस देश का भी नुकसान हुआ, कभी रिसोर्सेज गलत जगह इन्वॉल्व हुए, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज बिजनेस शुरू होने से पहले पूरा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खूब पैसा खर्च करती हैं और तब डिसीजन लेती है कि हाँ हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वैक्सीन बनाना चाहता है किसी भी चीज की, ठीक है, ओके भाई, कोई नई बीमारी आई है या कोई ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू करा कि भाई पहले हम कामयाब हो जाएं, उसके बाद फिर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होंगे। तो वो लेबोरेटरीज बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट को बुलाते हैं। खर्चा होता है कि नहीं होता? तो दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले का खर्चा। तो वो एज अ डिडक्शन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? वो एज अ डिडक्शन फर्म को उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? तो ध्यान दीजिए, बिजनेस शुरू होने से पहले उसने दो तरह के खर्चे करे होंगे, या तो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर करा होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन को खरीदने से लेकर उसने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी है, मशीनरीज खरीदी है, बिल्डिंग बाय करी है, जो भी खर्चा करा है, इनकर्ड ड्यूरिंग दी 3 years immediately preceding the date of commencement of business। बिजनेस शुरू करने से ठीक 3 साल पहले तक का सारा खर्चा आपका एक्सपेंडिचर के रूप में, डिडक्शन के रूप में एलिजिबल होता है। कुल मिला के जमीन का नहीं होगा कि जमीन का पता है ना कि भाई बिकी जाएगी, इसकी तो वैल्यू में डिडक्शन नहीं आती, तो इसको रहने दो। बाकी प्लांट एंड मशीनरी पर खर्चा हुआ है, बिल्डिंग पर हुआ है, आपकी मशीनरीज पर हुआ है, व्हीकल्स खरीदे हैं, सब खर्चा अलाउड होगा। ओके। और अगर रेवेन्यू नेचर का है, रेगुलर बेसिस का जो खर्चा है, तो उस केस में वो भी अलाउड होता है, वो भी पिछले 3 साल का अलाउड होता है, लेकिन सारा का सारा नहीं, सिर्फ जो सैलरीज होगी इंप्लॉइज की वो, और ऑब्वियसली जो मटेरियल पर खर्चा हुआ होगा, जो भी साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हुआ है उसका होगा। दो एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड होंगे, बाकी अदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो अलाउड नहीं है, ओनली सैलरीज एंड रॉ मटेरियल की कॉस्ट परचेज। ओके, ये बिजनेस से पहले की बात हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल में जमीन नहीं आएगी, रेवेन्यू में सैलरी और रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। रही बात बिजनेस के बाद की, बिजनेस के बाद भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चालू है और आप बिजनेस स्टार्ट हो चुका है बट रेगुलर बेसिस पर रिसर्च चलती रहती है, कोई बात नहीं, हम देंगे, उसका भी खर्चा देंगे, सेम बिल्कुल मिलेगा। जिस साल खर्चा करा डिडक्शन क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जमीन का मत करना, लैंड को छोड़ के बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी जिस साल खरीदा एक्सपेंडिचर में डाल देना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एंड यस, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारा होगा, सारा का सारा अब आप क्लेम कर सकते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा, बिल्कुल सिंपल। ओके जी, ठीक उसी तरीके से 35(2)(a)(b मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है डिडक्शन का बना दिया, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सा है। द स्पेशल प्रोविजन 35 में ही छोटा सा पार्ट ऐड करा हुआ है, अगर कोई कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल, अगर कोई भी कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है अदर देन 11th शेड्यूल, ये कौन सा है 35(a)(d) वाले बेसिकली, तो इसको अवॉइड कर देंगे। इसके अलावा कुल मिला के इतना समझो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ओके, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। तो पहले तो वो रिसर्च का काम जो है ना ऑथराइज करवा लेना, अप्रूव्ड करवा लेना, और एग्रीमेंट जो है आपने तय कराओ कि हाँ हम अपने खाते भी चेक करवा लेंगे, अगर हमें क्या नाम है हमें ऑर्डर दिया जाएगा तो हमारे अकाउंट्स भी ऑडिट करवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, कौन कौन सा खर्चा अलाउड होगा, कैपिटल में वही जमीन का नहीं होगा, बिल्डिंग का, अदर का, सबका मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब सारा का सारा क्लेम कर सकते हो, सिंपल साहब। स्पेशली अलग से पहले क्या था कि सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज को मिलता था, ओनली साइंटिफिक रिसर्च जो इन्वॉल्व करती है, जो साइंटिफिक रिसर्च में रहती हैं। यहां पर क्या प्रोडक्शन वालों को भी एंगेज कर लिया, बोल दिया कि अगर तुम भी खर्चा करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, आपको डिडक्शन मिल जानी है, ठीक है। अगली चीज याद रखनी है हमें इसमें, वो क्या, अगर एक एसेट, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर एक एसेट एक फर्म ने बाय करी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बराबर मान लो 1 लाख रुपए की, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, हाँ जी, कितने की सर, 100% की, पूरी 1 लाख की। तो ऑब्वियसली उस 1 लाख रुपए की एसेट जो आपने खरीदी है उसकी 100% डिडक्शन आपने क्लेम कर ली है। तो उसका मतलब यह है कि साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट पर अब आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। भाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से ही तो क्लेम हो सकता है। 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी और इमीडिएटली 1 लाख की सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर ली, तो मशीन का पूरा बेनिफिट आपने उठा लिया ऑन टू द कॉस्ट, तो अब आप उसके ऊपर भविष्य में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, बराबर जी, ठीक है। हाँ, एसेट को लेकर एक चीज है, आपने एसेट को बाय करा, एसेट को बाय करा कितने का, 1 लाख का, 1 लाख का, और उसकी डिडक्शन 1 लाख रुपए की पूरी क्लेम कर ली, तो फुल बेनिफिट ले लिया। अब आप उस एसेट को मान लो बेच दो, तो ट्रीटमेंट क्या होगी। एसेट खरीदकर बेनिफिट 100% लिया जा चुका है, लेकिन अब मान लीजिए अगर आप उस एसेट को बेचते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना हाथ में, तो वो जो पैसा आपके हाथ में आएगा उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, आइए नजर डालते हैं। इसके 2 केस हैं कि एक तो एसेट आप सोल्ड करते हो विदाउट यूजिंग, आपने यूज ही नहीं करी, एसेट खरीदी, डिडक्शन क्लेम करी और नई नवेली बिल्कुल जो है बेच दी। दूसरी तरफ एसेट आपने ट्रांसफर करी बिजनेस को, बिजनेस में यूज करने के बाद, बिजनेस में यूज करने के बाद, ओके। सो ध्यान दीजिएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम, एज अ पीजीबीपी इनकम। लीस्ट या वर्ड याद क्या रखेंगे, लीस्ट क्या, एक तो सेलिंग प्राइस और जितनी डिडक्शन आपने क्लेम करी थी, ओके, ध्यान देंगे। ये 1 लाख रुपए की एसेट, 1 लाख की डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, आपने 4-5 साल इसको इस्तेमाल करा, है ना, 4-5 साल आपने इसको इस्तेमाल करा, 4-5 साल इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको मान लीजिए 50,000 रुपए में बेच दिया, या 60,000 मान लो, कितने में बेच दिया, 60,000 में बेच दिया, ओके। तो सेल प्राइस कितना हुआ सर, 60, डिडक्शन कितनी हुई आपकी सर, 1 लाख, 100 लिख लिया मैंने। तो इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है ना वो टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी में, 60 रुपए की इनकम,
कितने की? 60 रुपए की इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? दोनों में से जो भी लोअर होगा। लेकिन अगर इसमें इसमें एक मुद्दा ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको हटा दो, ये क्लियर हो गया, लोअर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी, 1 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली, और आपने इसको, माफ कीजिएगा, यूज नहीं करा था, ये तो विदाउट यूज वाला था, आपने सीधा ऐसे ही बेच दी थी। ठीक है, यूज वाला इधर करेंगे हम। ठीक है, ये आपने 1 लाख की खरीदी, 1 लाख की डिडक्शन 60,000 में बेच दिया था बिना यूज करे। ठीक है, तो हमने उसकी ट्रीटमेंट सीख ली। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता, इतने ट्रांजैक्शन करने के बाद आप 1,20,000 में उसको बेच देते हो। कितने बेच देते हो? 1,20,000 में। जितने की खरीदी थी उससे महंगी बिक गई। बराबर? ऐसी ट्रीटमेंट हमने कहां से देखी अभी सर? वो लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन जब लगा पावर जनरेटिंग यूनिट्स पर, स्ट्रेट लाइन मेथड में, वहां पे ट्रीटमेंट सीखी। कैपिटल गेन शैल बी अराइज इफ द सेल प्राइस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, आप पहले यहां लिखोगे 1,20 और 1,00,000 लिखा आपने, है ना? आपने ये जो 1,00,000 रुपए हैं ये पीजीबीपी पे टैक्सेबल कर दिए। ये पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दिए क्योंकि लोअर टैक्सेबल होता है। लेकिन देखो हाथ में तो 1,20 आए हैं। 1,00,000 की एसेट, 1,00,000 की डिडक्शन क्लेम करके आपने जीरो कर दिया था मामला। तो अब आपके हाथ में 1,20 आया, आपने यहां पर जब चीजें लिखी तो लोअर को पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दिया। तो अभी भी जो आपके पास 20,000 रुपए रह गए हैं, अभी भी आपके पास जो 20,000 रुपए रह गए हैं दोस्तों, दे विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। उनको कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल किया जाएगा। अगर 3 साल से कम पीरियड के लिए रही होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, अदरवाइज उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आसानी से। समझ आई बात? क्लियर? ये यूसेज वाली बात हो गई, लेकिन ये बिना यूसेज वाली बात हो गई। लेकिन अगर यूज करके बेचते हो, अगर यूज करके आपने उसको इस्तेमाल करा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद और फिर बेचा, तो फिर सीधा सीधा हिसाब किताब है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। जितने की बिकी है वो सारा का सारा कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। ओके, वो आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। ओके जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 35 हमारा डन हुआ। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो वो 100% के रूप में डिडक्शन के रूप में मिलता है। हालांकि अगर हम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, आपके क्या नाम है, कॉलेजेस को अगर सोशल साइंस के लिए और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी पैसा देते हैं तो भी डिडक्शन के रूप में मिलता है। अपने बिजनेस का सिंपल है, बिजनेस से पहले, अगर आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर आपने खर्चा करा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा अलाउड होता है 3 साल पीछे तक का, एक्सेप्ट द जमीन। ओके, और उसमें आपका जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज की और रॉ मटेरियल, ये बिजनेस से पहले का। बिजनेस के बाद का सारा खर्चा, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, अलाउड होता है। कैपिटल में वही जमीन का खर्चा हम नहीं देते। ठीक है, और अगर एसेट को इस्तेमाल करने के बाद आप बेचते हो या डिडक्शन को क्लेम करने के बाद बिना यूज करे बेचते हो तो उनकी ट्रीटमेंट हमें ये वाली करनी है। बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, 35 AD इन द रिसेंट ईयर काफी फेमस डिडक्शन बनी है, वो कह रहे हैं कि हम आपको जितना भी खर्चा अपने बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, जितना भी खर्चा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कर रहे हो, सारा का सारा डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। सारा का सारा डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ये जो बिजनेस है ना आपके, ये स्पेसिफाइड बिजनेस होने चाहिए। इनमें लगाया गया सारा का सारा पैसा, इन बिजनेसेस में लगाया गया सारा का सारा पैसा डिडक्शन के रूप में एलिजिबल होता है, डिडक्शन के रूप में एलिजिबल होता है। ओके, ये बिजनेस कौन कौन से हैं? अब ये बिजनेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं, और इन सब को अगर आप देखोगे ये तमाम वो बिजनेस हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सोशल बेनिफिट देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वही सारे बिजनेस है। जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी की अगर हम बात करें,
कमोडिटीज को प्रिजर्व रखना, उन्हें खराब होने से रोकना। इसके अलावा वेयर हाउसिंग को प्रमोट करना, आपका कम से कम 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है वो बनाना। इसके अलावा हाउसिंग प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा नेचुरल गैस इसमें आ गया, इसके अलावा बिल्डिंग एंड ऑपरेशंस आ गया, किसी तो तमाम बिजनेस आप देखोगे इसमें बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी तक आ गया, है ना, मधुमक्खी का पालन जो है, स्लम रीडेवलपमेंट का भी काम इसके अंदर आ गया। ये वो तमाम सारे के सारे बिजनेस है, यू जस्ट हैव टू रीड देम वंस, के एक बार आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट बेसिकली क्या है। ओके, हाँ, क्वांटम ऑफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 35 AD, हमने बात तो कर दी कि जो भी खर्चा करोगे वो डिडक्शन के रूप में आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन डिडक्शन कितनी मिलेगी आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो बिजनेस के लिए, तो जमीन, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर खरीदते हो तो उनका नहीं मिलता है। ये जमीन का तो हमें मालूम ही है कि भाई सीधी सी बात है, ये आगे चल के बिकी जाएगी अगर बिजनेस बंद भी हुआ तो। अगर गुडविल की बात करें, ये ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट है, इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप खरीदोगे तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट है आपकी एक तरीके से, इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी सारे जितना खर्चा करोगे सारा का सारा मिल जाएगा। रही बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, सारा ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर बिजनेस में मिलता है, इनमें भी दिया जाएगा। मेन जो इंटरेस्ट होता है वो दो चीजों का होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमें डिडक्शन कैसे मिले, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने जो खर्चा करा है उसकी डिडक्शन कैसे मिले। तो वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर। अगर आपने इससे पहले बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, भाई जैसे होटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ऊपर, ओके, तो होटल जब तैयार होने में समय तो लगेगा ना, तो खर्चा तो करा होगा ना आपने, बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर खर्चा करा होगा ना बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, उसके भी डिडक्शन मिलेगी सारा का सारा। जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट करा है ना उसी साल ले लेना सारी की सारी डिडक्शन जब करोगे। हाँ, वही सेम चीज, इन चीजों पर जो खर्चा है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी कुछ मेन डेफिनेशन है जिस पर आपको ध्यान देना है। हाँ, इस वाले पॉइंट को जरा हम पढ़ेंगे। सेल ऑफ एसेट फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। वही प्रोविजन, वही लिमिट जो बेसिकली आपके क्या नाम है सेक्शन 35 में लगाई गई थी कि एक पर्टिकुलर एसेट जो है वो आपने खरीदी और उसकी डिडक्शन आपने क्लेम कर ली, और अब आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो एसेट खरीद के उसकी 100% डिडक्शन क्लेम कर लेना, आपने बेनिफिट पूरा ले लिया, और उसके बाद जब उस एसेट को आप बेच रहे हो तो वो जो सेल्स प्राइस है, जो अमाउंट आप कमाओगे, वो तो सारी की सारी आपकी इनकम है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो उसमें हमने देखा कि भाई यूज करने के बाद बेचा आपका या डायरेक्टली बेच दिया। ऐसे ही 35 AD में भी मामला आएगा। आपने ऊपर इतने सारे बिजनेस देखे, आपने बात करी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की, आपने बात करी वेयर हाउसिंग की, हॉस्पिटल्स की, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, होटल्स की, इन सब एसेट्स पर, इन सब बिजनेसेस पर आप अलग अलग तरीके से, तमाम तरीके से बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, उन एसेट्स की आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हो, है ना। लेकिन अब सीधी सी बात है, आप अगर उसको बेच दो, उन एसेट्स को डिडक्शन लेने के बाद बेच दो, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है, जो टैक्सेबल ट्रीटमेंट है, वो किस तरीके से होगी, आइए नजर डालते हैं। तो पहला प्रोविजन इसमें क्या कहता है कि अगर आपकी एसेट सोल्ड कर दी आपने, बेच दी आपने, और उससे कुछ भी रेवेन्यू आपने जनरेट करा, तो जो भी कुछ आपका सेल प्राइस होगा, डिस्पोजेबल प्राइस होगा, वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, वो पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने बेच दी, आपने, या वो डिस्ट्रॉयड हो गई, कुछ भी हो गई, ठीक है, कब तक हम इस प्रोविजन में बंधे रहेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एसेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस फॉर 8 ईयर्स। फॉर व्हाट? 8 ईयर्स। कहने का मतलब, अगर आपने एक एसेट खरीदी, 35 AD में उसकी डिडक्शन ली, तो अब आपको उस एसेट को 8 साल तक इस्तेमाल करना है।
8 साल इस्तेमाल करने के बाद आप उसे बेच दो, कुछ भी कर दो, सरकार नहीं पूछेगी, सरकार कुछ नहीं पूछेगी। लेकिन अगर डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपने 8 साल से पहले उसको बेचा तो उससे होने वाली इनकम जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो इनकम आप कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पे आप ध्यान देंगे टोटल डिडक्शन अलाउड। मान लो वही 1 लाख रुपए मैंने माना, तो 1 लाख रुपए की एसेट आपने खरीद ली थी, बराबर, और उसके डिडक्शन क्लेम कर ली थी पूरी की पूरी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32, ये एक तरह से जो डीम्ड डेप्रिसिएशन है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप ये 1 लाख रुपए की एसेट 35 AD में डिडक्शन नहीं लेते तो आपको इसकी डिडक्शन मिलती किसके रूप में सर? डेप्रिसिएशन के रूप में। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल आपने इसको इस्तेमाल करा है उतने साल तक इसका डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। जो भी गिवन मशीनरी है तो 15, बिल्डिंग है तो 10, है ना, वो निकालेंगे। उस वैल्यू को यहां से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज अमाउंट डीम्ड एज इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ये मान लिया गया कि भाई डिडक्शन मिली ही नहीं और डेप्रिसिएशन क्लेम करा होगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज टैक्सेबल एज आर व्हाट? यस एग्जैक्टली, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। बराबर जी, क्लियर, समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद इस बिजनेस के 35 AD के अपने कायदे कानून है किस चीज को लेके? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को लेके। ये वाला एक चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हां, मैं इतना शॉर्टकट बता दूं, इतना सीधा सीधा बता दूं, 35 AD एक अपना बंद घर है, बंद घर है। मतलब अगर 35 AD में लॉस हो जाए, 35 AD में लॉस हो जाए, आपका वो जो लॉस है दूसरे बिजनेस के साथ तभी एडजस्ट हो सकता है जब दूसरा बिजनेस भी 35 AD का ही हो। ये किसी और बिजनेस के साथ, किसी और हेड के साथ अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इंट्रा हेड लॉसेज ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD इज अलाउड टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ 35 AD। इसके अलावा और कोई भी इनसे मिल नहीं सकता, आपसदारी में कुछ भी नहीं हो सकता। लॉसेज जो है इनके किसी और बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते। बराबर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये खैर और इंप्रूव मैनर में आप सेक्शन जो चैप्टर होगा हमारा सेट ऑफ वाला उसमें आप पढ़ेंगे। आगे 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंटेंसी में आपने बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक, इनिशियल बेसिस पर एक बहुत पैसा जब खर्च होता है दैट इज क्वालिफाइड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब क्या उसके हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस रूप में कर सकते हैं? अमोर्टाइजेशन के रूप में। जितना भी खर्चा करा है एक बारी में नहीं मिलेगा, कुछ समय में आपको उसका फायदा मिल जाए, कुछ समय के दौरान आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बेनिफिट है 35D का वो सिर्फ इंडियंस को परमिटेड है, इंडियंस को परमिटेड है, जो बाहर वाले हैं। इन अदर वर्ड्स 35D इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट, सिर्फ इंडियन वालों को मिलेगा। ओके, deduction is available if the eligible assessee incurred any expenditure on specific purpose of following manner। preliminary expenses कौन कौन से हैं जो आपके डिडक्शन के लिए परमिसेबल होंगे? अगर बिजनेस नया है, अगर बिजनेस नया है तो एलिजिबल एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन बिजनेस अगर पहले से ही है तो ऑब्वियसली उसके बावजूद भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों खर्च कर रहे हो? यकीनन आप अपनी कोई जो न्यू यूनिट है वो स्टैब्लिश कर रहे होगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बिजनेस शुरू करने से पहले खर्च होते हैं, तो अगर बिजनेस नया है तो सारा खर्चा। लेकिन अगर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नई यूनिट को शुरू करने के लिए आपने खर्चा करा होगा। ठीक है, अच्छा, पर्पस क्या है बेसिकली? अगर हम देखें एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन से हैं तो वो आप एक लिस्ट देंगे, सीधी सी बात है, लिस्ट पढ़ेंगे सिंपल सी, कि आपने रिपोर्ट तैयार करने पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पे, सर्वे पर, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज पर, लीगल चार्जेस हैं, आपके जो MOA AOA हैं उनको ड्राफ्ट करने के लिए जो भी खर्चा आपका हुआ होगा, ऑल दीज आर क्वालिफाइड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है जी। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ओके, पहले इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद रेजिडेंट की बात करेंगे। दो अलग अलग ग्रुप हो गए ना, तो कंपनी है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रही है, अदरवाइज बाकी पर्सन जो है वो कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है,
लोअर ऑफ द फॉलोइंग, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका 5%, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। उन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो यहां पर आएगी, और इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। सर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। आइए देखिए, बड़ा सिंपल है ये वाला पॉइंट। इसको ना आप हाउस प्रॉपर्टी में जो चार्ट बनाया था उसकी तरह कर सकते हो। मान लीजिए हमें यहां पे डिटेल दे दी गई, क्या, एक कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बता दी गई 20 लाख रुपए। ओके जी, 20 लाख रुपए। जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मान लीजिए वो आ गई 22 लाख रुपए। ठीक है जी। और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, वो आ गया मान लीजिए 3 लाख रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। तो पूछा गया कि भाई कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इनमें से आपकी हायर वैल्यू आगे जाएगी। ओके, तो 20 लाख का 5% सर 1 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% सर 1,10,000 रुपए। तो 1,10 यहां पर आ गया। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर 3 लाख रुपए, इसमें से लोअर वैल्यू आगे जाएगी कितनी, 1,10,000। तो 1,10,000 रुपए की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में। बराबर आ गई बात समझ में? हां जी सर, ऐसे ही ठीक है, ओके डन। डिडक्शन कैसे मिलेगी उस पर मैं भी आ रहा हूं। इसके अलावा लेकिन अगर कंपनी नहीं है तो विल तो सिंपल है। अगर कंपनी नहीं है तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई यहां पे लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, इन दोनों का लोअर अमाउंट ले लेंगे। ओके, अब जैसे मान लो 1,10 आया, अभी ऊपर हमने कंप्यूटेशन करी ना, 1,10 आया, तो 1,10 की डिडक्शन हमें कैसे मिलेगी? 1,10,000 रुपए की डिडक्शन हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या है, व्हाट्स द हेडिंग? डिडक्शन की हेडिंग है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कैसे होता है, राइट ऑफ कैसे होता है? एक इमीडिएट बेसिस पर एक बारी में नहीं हो जाता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डिडक्शन जो है वो देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डिडक्शन देते हैं। तो वही चीज यहां पर आएगी कि डिडक्शन कैसे मिलेगी। पीरियड ऑफ डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अरे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वो 5 ईयर आपके कब से शुरू होंगे? द पीरियड ऑफ 5 ईयर वुड बी स्टार्ट द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस्ड। ऑब्वियसली जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है वहां से आपका पहला ईयर काउंट हो जाएगा, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो नई यूनिट ने काम जब शुरू करा है वो आपका ईयर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मेन चीज क्या थी कि किस तरीके से हमें डिडक्शन जो है कैलकुलेट करनी है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। 35 CCA, CCC, CCD, DDA, ये सिंपल सी आपके मिसलेनियस डिडक्शंस हैं। अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ कई एसोसिएशंस को डोनेशन देते हो, ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में खर्चा करते हो, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करते हो, और बेसिकली यहाँ पे वेटेड डिडक्शन की बात करी, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन की बात करिए, तो ये जस्ट आप एक सिंपल एक तरह से पढ़ लेंगे। हाई चांसेस के आपका क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और पूछा जाएगा तो आपसे एमसीक्यूज के रूप में पूछा जाएगा। अदरवाइज ये प्रोविजन सिंपल से डिडक्शन हमारी आती है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। भाई कंपनियां का जो रूप है वो बदला जा रहा है, आपको दूसरी कंपनी को इकट्ठा करके अपने में जोड़ा जा रहा है, तो उसके ऊपर आपने कोई भी खर्चा करा तो बड़ा सिंपल है, इंडियन कंपनी को ये बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपने बेसिकली खर्चा करा है आपका, एसएससी हैज बीन इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन, ओके, एंड नो डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड फॉर सच एक्सपेंस अंडर एनी अदर सेक्शन। आपने अपने अमालगमेशन डीमर्जर पर खर्चा करा, और जो खर्चा करा उस खर्चे की डिडक्शन आपने कहीं और क्लेम नहीं कर रखी, 35 AD में, 35 में कहीं और क्लेम नहीं करी, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? 1/5, वही अमोर्टाइजेशन के रूप में मिलेगी। जब बिजनेस शुरू करा है वहां से
5 साल के रूप में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप अपने डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वीआरएस। वीआरएस की बड़ी दिक्कत आती है ना। वीआरएस दिक्कत क्या आती है, मतलब लोग की चॉइस है ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ले लेते हैं। अब जब भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली जाती है, या कंपनी वीआरएस कई बार देती भी है जबरदस्ती कि भाई नहीं है इतने फंड्स, हम नहीं काम करवा सकते, नहीं आपको झेल सकते, तो खर्चा हो जाता है वीआरएस के ऊपर। उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो यस, आपने जो भी कंपनसेशन पे करी है वीआरएस के रूप में, जो भी खर्चा करा है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन सेम अगेन कि भाई सीधी सी बात है, 1/5 5 साल में इक्वल पार्ट में आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, खैर ये रीडिंग्स है। रीडिंग्स वाला जो पार्ट है दोस्तों वो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं दैट इज मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। बाकी रीडिंग आप करना चाहें बाकी कंटेंट से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये थोड़ा यहाँ पे सेटिंग का दिक्कत हुआ। नेक्स्ट, हाँ इसको देखिए फटाफट से। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है सर, हम जानते हैं बेसिकली जो खनिज संपदा है हमारी, उसे निकालने के लिए बहुत सारा काम होता है। हमारी खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न नहीं, खदान जो है वो बनाई जाती हैं, माइंस वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है उनके डेवलपमेंट के लिए करा जाता है। अच्छा, कई सारी माइंस जब तैयार होती हैं, उसमें से कोयला या जो भी अदर मिनरल निकाला जाता है, और जब वो निकलना बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट का ये रूल भी है कि ऐसा नहीं कि अब आपने पहले तो जब तक मिनरल निकल रहे थे तब तक तो आपने वहाँ से सारा का सारा गोल्ड वोल्ड निकाला और मिनरल निकाला, जब निकलना बंद हो गया तो आप कह रहे हो जी नमस्ते, ठीक है अब काम नहीं होगा ऐसा, अब छोड़ो, अब क्या करना। नहीं, ऐसा नहीं, उसे फिर ठीक भी करके देना, उस पूरी माइन एरिया को ठीक करके भी देना है। तो वो सब एक्सपेंडिचर हमारा बेसिकली इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मिलेगा किसको, इंडियंस को, सिर्फ इंडियंस को इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या चीज है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अगर आप खर्चा कर रहे हो आपके मिनरल्स के डेवलपमेंट ऑफ साइट्स को लेके, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल साइट्स को लेके, तो कौन कौन सा खर्चा है, क्या क्या कंडीशंस है। द एसएससी इज एंगेज्ड इन ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल स्पेसिफाइड इन 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में क्या क्या मिनरल्स है उसको छोड़िए, ठीक है, मिनरल्स में आप अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। Expenditure has been incurred by the assessee on prospecting for any mineral specified, development of mine or other natural deposit. Prospecting का मतलब पता लगाना कि भाई इस एरिया में साइट पे काम हो सकता है, यहाँ पे मिनरल्स हो सकते हैं, that is what prospecting. Period during which expenditure is incurred. Expenditure incurred during the following period shall qualify for deduction. क्या qualify होगा डिडक्शन के लिए, in the previous year in which commercial production commenced and at any time during the period of 4 years preceding the year in which commercial production start. जब आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा है, भाई एक्चुअल में देखा जाए प्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, जब एक्सट्रैक्शन शुरू होता है, जब एक्सट्रैक्शन जो है शुरू होता है, दैट्स द ईयर। तो उस ईयर में आपने जो खर्चा करा, ओके, प्लस पिछले 4 साल में जो आपने खर्चा करा, वो सारा का सारा आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कौन कौन से क्वालिफाई नहीं है डिडक्शन के रूप में, आपने जो साइट खरीदी है, इसके अलावा जो डिपॉजिट्स मेंटेन करे हैं गवर्नमेंट के पास, भाई हम आपके पास रिजर्व में अपनी सिक्योरिटीज वगैरह रख रहे हैं, कैपिटल नेचर के जो बिल्डिंग प्लांट वगैरह, इन सब पे तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे ना, दीज आर नॉट एडमिसिबल, इस पर ये खर्चा एडमिसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो खर्चा करोगे उसके डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। खैर मैं मुद्दे पर आता हूं, आप ये जो डिडक्शन है वो 10 साल तक क्लेम करोगे, जो भी खर्चा करा है ना आपने सारा का सारा जोड़ लो, और आने वाले 10 साल तक इक्वल मैनर में आप उनका डिडक्शन जो है वो क्लेम करोगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सोबर सा एक सेक्शन 35 का जो प्रोविजन है वो हमने देखा। रीडिंग्स आपकी ज्यादा जरूरी है इसमें। इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको बता दूं, सेक्शन 35 और 35 AD, इन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना, बाकी फिर भी आपके इजी हैं एग्जाम में, इजी इन द सेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 35 है और 35 AD है वो अक्सर बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला डेफिनेटली उसमें से MCQ बन सकता है, तो इस पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। बाकी सारे एक सिंपल रीडिंग आपकी चाहेंगे, दैट्स इट। ओके, ये 35 की बात करी। अब दोस्तों हम मूव करने जा रहे हैं सेक्शन 35 पर, अदर डिडक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहां पर बेसिकली क्या है,
कि आपने नॉर्मली अभी तक जो हमने डिडक्शन की बात करी, सेक्शन 35 में जो बात करी, सेक्शन 32 क्या था सर? सेक्शन 32 तो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस था, उसकी डिडक्शन निकालनी हमने सीख ली। अब हम बात कर रहे थे 35 में डोनेशंस की, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, ये सब मेजर एक्सपेंडिचर टाइप हो गए। सेक्शन 36 बेसिकली आपका डिडक्शंस को बताता है नॉर्मल रेगुलर खर्चे, सैलरीज एंड वेजेस टाइप, इंश्योरेंस टाइप, एडवर्टीजमेंट टाइप, इन सब खर्चों का जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी कैटेगरी सेक्शन 36 में आती है। ये कौन कौन सी है, आइए जरा नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओके, पर स्टॉक इन ट्रेड मेन देखा जाए तो रॉ मटेरियल, बिजनेस को चलाने के लिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो परचेजेस के नाम से एज एन एक्सपेंस जो है वो काउंट होता है। लेकिन उस रॉ मटेरियल को हम कहीं से ट्रांसपोर्टेशन से मंगाते हैं या अपने वेयर हाउस में रखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट ना हो जाए, वेयर हाउस में कुछ फायर वगैरह की दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट हम पे करेंगे तो सीधी सी बात है वो एज एन डिडक्शन अलाउड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर या पार्टनर अपना कराते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस फॉर प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, याद रखिएगा हेल्थ की बात करी गई है, तो मेडिक्लेम प्रीमियम जो भी कुछ हम कराते हैं वो एज ए डिडक्शन अलाउड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, जो पेमेंट है उसकी अदर देन कैश मोड होनी चाहिए, आप प्रॉपर जो एक आपका डिजिटल वे है या बैंक के थ्रू है वो ट्रांजैक्शन मोड उसका फॉलो करेंगे। ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने लोन लिया है, सीधी सी बात है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज अलाउड एट डिडक्शन, कोई नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया है, उसको हम पे करेंगे तो प्रिंसिपल तो जाएगा जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, तो दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउड एट डिडक्शन। हालांकि क्या कह रहा है, वेयर अ लोन इज टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, पीएफआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह 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 जो आपके नोटिफाइड हैं, deduction for interest is available only if such interest has been paid till the last date of filing of return of income। ओके, इस चीज को समझिएगा इस चीज को। भाई लोन ले लिया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया और आपने चुकाया नहीं, आपने अभी तक चुकाया नहीं। ओके, मान लीजिए भाई 31 मार्च तक आपका जो इंटरेस्ट बैंक ने बोला था कि भैया ऐसा है कि जी 80,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, चुका दीजिए, आपने पेमेंट डिले कर दी, फंड्स नहीं थे, जो भी थे वगैरह वगैरह, मान लीजिए आपने अभी तक नहीं चुकाया पैसा, रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं कि रिटर्न फाइलिंग की डेट हमारी 30 अक्टूबर थी या 30 माफ कीजिएगा नवंबर थी, सितंबर थी, ये डेट आ गई। इस डेट तक भी अगर आपने ये इंटरेस्ट पे नहीं करा है ना, ये इंटरेस्ट पे नहीं करा है, स्टिल ड्यू है, तो इसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। द थिंग इज कि अगर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो उसको पे कर दो, अगर आपने पर्टिकुलर ईयर में पे नहीं करा तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक तो एटलीस्ट उसको पे कर दो। ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, वो कैपिटलाइजेशन वाला रूल हम मानते हैं, जो हिस्सा आपने कैपिटलाइज करा एसेट में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो सीधी सी बात है उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड, पेंशन स्कीम, ग्रेचुटी, पूरी सैलरी पढ़कर आए हो आप, उस पूरी सैलरी में आप एज एन एम्प्लॉय सोच रहे थे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है। अब ये जो सारा का सारा पैसा है ये एम्प्लॉय को कहां से मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से। अब एम्प्लॉयर रातों रात थोड़ी ना जोड़ता है, जो कंपनी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से वो हर बारी प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी फंड में, पेंशन फंड में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस डालता रहता है। तो जहां वो उनकी इनकम है एम्प्लॉय की, ये खर्चा किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो डेफिनेटली इसकी भी डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो ये सारा का सारा खर्चा जो वो करते हैं, सीधी सी बात है वो अलाउड एज डिडक्शन होता है। प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में जो भी डाला सब डिडक्शन के रूप में अलाउड होता है, लेकिन वही शर्त है टिल द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने फंड में डिपॉजिट नहीं करा, ग्रेच्युटी फंड में पैसा डिपॉजिट नहीं करा, होता ना कई बार फंड शॉर्टेज पड़ जाती है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ईयर में नहीं करा तो जो डेट ऑफ फाइलिंग है उस तक तो कृपया करके करवा दीजिएगा, अदरवाइज फिर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो, इसमें तो ये डिडक्शन में आप पढ़ेंगे ही। आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड, सेम थिंग। बैड डेट की जरा बात करते हैं। बैड डेट एक अच्छा खासा एक प्रोविजन हमारे सामने आता है। जब हमने अकाउंटेंसी में बैड डेट्स के बारे में पढ़ा, बैड डेट्स क्या है आपको मालूम ही है, सीधी सी बात है कि जो पैसे नहीं दिए जिन्होंने, इनको लेकर, बैड डेट्स को लेकर, एक तो होता था एक्चुअल बैड डेट्स कि ये पैसा डूब ही गया है ना, अब नहीं मिलेगा। एक होता था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, भाई अंदाजा लगा के पहले से कि लगभग इतना पैसा हमारा डूब ही जाता है, इनसे पैसा नहीं आएगा, तो हम प्रोविजन बना लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे और प्रॉफिट को कम करते थे, एक प्रोविजन होता था। और एक होता था रिकवरी, कि भाई पैसा जो है वापस से हमें मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा मतलब कोई रास्ते में मिला वो देकर चला गया। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स, क्या सिनेरियो है बेसिकली। बैड डेट्स आर अलाउड और डिडक्शन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल बेसिस। जब भी एक्चुअल बेसिस लिख दिया इसका मतलब समझ आइएगा, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट नाम की कोई डिडक्शन क्लेम करी हुई है वो अलाउड नहीं होती, वो अलाउड नहीं है। अगर सरकार अलाउड कर दे फिर तो कंपनी क्या बोलेंगे कि प्रोविजन 50% से बना दो, कि आधा पैसा रिकवर नहीं होगा, 80% से बना दो, अरे ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जो एक्चुअल होंगे बेसिकली उसे की डिडक्शन मिलती है, बाकी की नहीं मिलती। एंड यस, वो बिजनेस से रिलेटेड हो, पहली बात तो ये है कि वो किसी और रीजन के बैड डेट ना हो। डेट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग द असेसेबल इनकम, आपने उसका हिसाब किताब अपनी किताबों में रखा हो। और डेट मस्ट बी राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिडक्शन क्लेम करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे बैलेंस शीट में अपनी डेटर से भी कम कीजिएगा, यह भी जरूरी है। ओके जी, और इसका उल्टा हो जाता है सिंपल, अगर फ्यूचर में रिकवर हो जाएंगे कभी भी तो वो टैक्सेबल भी होंगे। अगर बैड डेट्स आपने डिडक्शन क्लेम करी है तो आपको अपनी इनकम कम करने का मौका मिल गया ना, लेकिन कुछ साल बाद आपका यार दोस्त, मतलब जिसने भी पैसे लिए थे और नहीं दिए, वो मिल गया और उसने पैसे दे दिए, तो आपके बैड डेट्स रिकवर हो गए, सीधी सी बात है। अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो इस सिनेरियो में हमें क्या याद रखना है, दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन मान लीजिए आपका बिजनेस था, आपके बिजनेस में इस साल कुछ बैड डेट्स हो गए, मान लीजिए 10,000 रुपए के, ठीक है, भगवान करे वैसे ना हो 10,000 भी, पर चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10,000 आपके बैड डेट हो गए और आपने उसका डिडक्शन क्लेम कर ली। अब मान लीजिए एक साल बाद आपने ये वाला बिजनेस बंद कर दिया और आप कुछ और काम करने लग गए। 2-3 साल बाद फिर वो यार दोस्त आपका मिला और उसने कहा कि भैया ये लो रिकवर कर लो बैड डेट अपने। अब पैसा तो मिल गया लेकिन वो बिजनेस बंद हो चुका, वो बिजनेस तो अब चल नहीं रहा। स्टिल दैट अमाउंट, स्टिल 10,000 रुपीज या जो भी रिकवर हुआ होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। बिजनेस नहीं है तो क्या हुआ, रिटर्न में तो लिखा जाएगा ना, तो वो रिकवरी बैड डेट की आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ईदर बिजनेस इज ऑन और नॉट। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे भैया फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो जो कंपनीज है बेसिकली ये उनको ये खर्चा मिलता है, चाहे वो इंडियन हो या एज वेल हो। भैया फैमिली प्लानिंग की देखा जाए तो भाई बहुत ज़रूरी है चीज़ें, इनके भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, नंबर 1 हो गए अब तो थोड़ा रोको, कंट्रोल लगाओ, लोगों को अवेयर करो। तो कंपनी अगर ये काम कर रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए, सीधी सी बात है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड फुल्ली, पूरे तरीके से अलाउड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो सीधी सी बात है उनके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसकी डिडक्शन मिल जाती है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डेबिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल इन अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। जो भी अनअब्जॉर्ब होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाले ईयर्स के लिए। ठीक है, आपका प्रॉफिट आ रहा था 100 रुपए का, आपका फैमिली एक्सपेंडिचर हो गया 120 का, तो 100 का सेट ऑफ कर लेना, 120 आने वाले टाइम में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, जैसे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर हम बात करें तो एसटीटी हम जानते हैं, जो हम सिक्योरिटीज में जब ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। सो इट इज नॉट एन एक्सपेंस, बेसिकली देखा जाए तो एसटीटी एंड सीसीटी पेड कैन नॉट बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, सेम कमोडिटी वाला हो गया। ठीक है, हाँ इसमें याद रखिएगा ये वाली चीज इसमें एज इन्वेस्टमेंट और इसमें एज स्टॉक इन ट्रेड,
ये दोनों के लिए, ठीक है। एसटीटी यहाँ पर भी ये सीटीटी भी आ जाएगा, ये दोनों का सेम ही है, सीटीटी भी और एसटीटी भी। अगर सिक्योरिटीज कमोडिटीज आप एज एन इन्वेस्टमेंट रखते हो, अगर सिक्योरिटीज कमोडिटीज आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है कि भाई बिजनेस आपका किसी और चीज का, बट चलो शेयर सिक्योरिटी खरीद लो, एक सपोर्ट में रहेगा, आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है हम अपना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन एज एन स्टॉक इन ट्रेड मतलब आपका बिजनेस ही है, ये आपका काम ही है, ये आपको इसी के साथ ही अपना जो बिजनेस है, धंधा है, वो करना है, बराबर। तो सीधी सी बात क्या निकल कर आ गई, इन्वेस्टमेंट है तो ये एसटीटी सीटीडी का खर्चा अलाउड नहीं होगा, और बिजनेस ही यही है तो फिर वो एज एन एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स द स्टोरी फॉर सेक्शन 36, जो स्पेसिफिक हमारी कैटेगरीज हमने देखी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ, अच्छी तरह से समझ आया। सेक्शन 37 पर आ जाते हैं, और सेक्शन 37 अपना जर्नल डिब्बा है भैया, ठीक है, जर्नल डिडक्शन, जो कहीं नहीं है, जिसको कहीं और अपना ट्रेन में टिकट नहीं मिली, रह नहीं पाया, तो इस जर्नल डिब्बे में वो आ जाए। तो सेक्शन 37 क्या है कि भैया ऐसी डिडक्शंस जो हमने अभी तक 30 से 36 में नहीं पढ़ी, ठीक है, हमने वो सब नहीं पढ़ी, लेकिन है बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा तो मना तो नहीं कर सकते ना, तो अलाउड कर लेना, अलाउड कर लेना। हाँ, इसकी जो सबसे मेन जो चीज इसके अंदर निकल के आती है वो पेमेंट बेसिस का होता है, कि आपके पेमेंट बेसिस पर हो, पे आपने करा हो, तो वो सारा का सारा खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हो। क्या कह रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर 30 से 36 में नहीं आया अभी तक, कैपिटल नेचर का खर्चा ना हो, पर्सनल नेचर का खर्चा ना हो, इट शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा हो, और ये कानूनी तौर पर कुछ प्रतिबंधित काम के लिए, भाई सीधी सी बात है, आपने बोला जी हमारा सामान आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है जी, ठीक है, सीधी सी बात है। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में आपका जो ट्रक है वो गुजरात से आ रहा है, ठीक है, गुजरात से आया, अब दिल्ली में मान लो आपकी फैक्ट्री है, तो कितने का आया जी पूरा सामान जी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा के पूरा 10 लाख रुपए का सामान है, ओके, 10 लाख रुपए का सामान है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,50,000 रुपए चार्ज कर रखे कि जी, क्यों कर रखे कि वो 10,000 रुपए वो गुजरात, वो राजस्थान बॉर्डर जब पार करा वहां पे देने पड़ गए, किसी को रोक लिया किसी ने, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर वो राजस्थान बॉर्डर पार करा हरियाणा के यहाँ, तो वहां भी पुलिस ने रोक, नाम नहीं बोलेंगे, पुलिस कुछ नहीं, मतलब किसी ने रोक लिया, समझ गए होगे तुम, ठीक है, सीधी सी बात है, रोक लिया गया तो देने पड़ गए, है ना, कि भाई साहब ले दे के रफा दफा करो, वो हमारे ड्राइवर पे पेपर नहीं थे पूरे, वो देना पड़ गया ठीक है, तो अब उसे खर्चा थोड़ी ना दिखाओगे, तो जो आपकी गलती है, जो आपका ऑफेंस है, उसके लिए आपको देना पड़ गया, तो वो सब यहाँ पर नहीं आएगा, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे हो। ओके जी, ये कुछ एग्जाम्पल हो, सैलरी, वेजेस, कमीशन वगैरह, जो भी सब कुछ आप खर्चा वगैरह करते हो होली दिवाली पे अपने एम्प्लॉइज से रिलेटेड, दैट समहाउ रिलेटेड विद द बिजनेस ओनली, तमाम तरह का खर्चा वर्चा अलाउड है। एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाते हो न्यूज़पेपर में, दिवाली होली पे पार्टी करवा दी एम्प्लॉइज की, तो दैट्स फॉर द बिजनेस, है ना, तो कभी घुमाने ले गए एम्प्लॉइज को, पिक्चर दिखाती है, सब खर्चा अलाउड होता है, यू आर डूइंग दिस फॉर बिजनेस ओनली, ठीक है, कि भाई काम चलता रहे। ओके, 37(2) भी कि अगर हम बात करें नो डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है पर ये एग्जाम में पता नहीं पूछ नहीं रहे हैं इसको, ये चीज जरूरी है, ये मालूम होनी चाहिए हमें। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी ऑन द एडवर्टीजमेंट इन एनी souvenir, pamphlet, publication और न्यूज़पेपर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी प्रकार से आप प्रचार करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका एलिजिबल नहीं है फॉर डिडक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, उसकी एक अलग से डिडक्शन बनाई गई है 80GG और 80GC, उसमें मिल जाती है एज पर दी कैलकुलेशन, लेकिन आप उसको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकते कि भैया, इल्जाम लगता रहता ना कि इन्होंने इनका प्रचार करा दिया, इनके में इतना पैसा लगा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए ये हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 37 में बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है ये वाले डिस्कशन की। जब आप आईडीटी पढ़ते हो, आप अगर नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपने थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी करा हो, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, परचेज ऑफ सर्विसेज करते हैं, हर कहीं ना कहीं घूम फिर के ट्रांजैक्शन में टैक्स जरूर आ जाता है, ठीक है, टैक्स जरूर आ जाता है। इन शॉर्ट में जीएसटी की बात कर रहा हूं। ऐसे ही इसके अलावा आपने भी शेयर खरीदे बेचे, उसमें भी एसटीटी सीटीटी आ गया,
ठीक है, और इनकम टैक्स तो हमारा है ही। अब टैक्स क्या है सर, हम पढ़ रहे हैं पहली क्लास में, इट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिसके बारे में आपने बात करी, सरकार के कायदे रूल हैं, कानून है, और उसके हिसाब से खर्चा, आपको खर्चा कह रहा हूं मतलब फाइनेंशियल चार्ज जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब ये जो टैक्स हमने चुकाया है, क्या ये टैक्स जो क्योंकि हमारी जेब से गया पेमेंट है, क्या ये टैक्स एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होकर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो सकता है क्या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन के रूप में दिखा सकते हैं क्या? तो उसको लेकर सिंपल सी टेबल। ओके, दो कैटेगरी, एक हमारी किसकी, डायरेक्ट टैक्स को लेकर जिसमें नॉर्मली इनकम टैक्स आता है, और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें नॉर्मली जीएसटी आता है। हालांकि वैट वगैरह भी अभी एप्लीकेबल है पेट्रोल वगैरह पे, पर नॉर्मली जीएसटी आता है। तो अगर ये खर्चा आपने करा है तो ध्यान दीजिएगा, टैक्स, इनकम टैक्स एक एक्सपेंडिचर नहीं होता, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, ये आपकी पर्सनल कैपेसिटी का खर्चा है, तो इसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। हां, जीएसटी की कर सकते हो, जीएसटी की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जब आपने मान लो रॉ मटेरियल खरीदा, आपने ये पेन खरीदा, क्लियर, ये पेन 11 रुपए का आया, क्यों, 10 प्राइस था और 1 रुपए इसमें मान लीजिए जीएसटी लगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पूरे 11 रुपए की दिखाओगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो 1 रुपए का आप क्रेडिट ले सकते हो आगे चल के, बट यस, आप देखा जाए तो पूरे 11 रुपए की डिडक्शन आप इसकी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ डिडक्शन, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने डिले करा है पेमेंट में तो इसकी यही अलाउड नहीं था, तो ये कैसे अलाउड होगा? हाँ, जीएसटी के केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, सपोर्ट कर रहे हैं जीएसटी को पे करने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, हमारे ऊपर टैक्स इतना ज्यादा हो गया हम पे नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमने क्या करा, लोन लिया कि भाई पहले टैक्स पे करेंगे, सीधी सी बात है, और अब उस लोन का इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो सीधी सी बात है, वंस अगेन इनकम टैक्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आप लेट हुए, आपको पे करना चाहिए था। भाई इनकम टैक्स आपका क्यों आया, क्योंकि आपने इनकम कमाई होगी, तो पे करके खत्म करते हैं ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? तभी सीधी सी बात है इंटरेस्ट लगा, तभी आपने लोन लेना पड़ा, ये आपकी गलतियां हैं, ये आपकी गलतियां हैं। लेकिन जीएसटी में तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, अब बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ना सरकार को टैक्स मिलेगा, ना लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये भाई अलाउड कर दिया, इंटरेस्ट तक का मामला। ठीक है, आगे, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉज, ये दोनों के लिए देखो, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, ये पेमेंट चल रही थी ठीक है, लेकिन आप पेनल्टी की बात करो, आपने कानून तोड़ा है, तो उसके लिए यहां पे सीधी सी बात है कोई आपका यहां पे ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, वो सीधी सी बात है, आप उसे डिडक्शन के रूप में नहीं ले सकते। अच्छा, रिफंड आ गया, सीधी सी बात है, तो ये देखो, जब आपने एक्सपेंसेस को अलाउड नहीं करा तो रिफंड पर आप इनकम नहीं मान सकते, तो ये ठीक है, अगर रिफंड आता है तो वो इनकम नहीं होती, इनकम टैक्स का रिफंड। हाँ, जीएसटी से आप रिफंड क्लेम करते हो तो वो बिजनेस इनकम है, आईटीसी ज्यादा हो गया, उसका रिफंड लिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ओके, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट सरकार ने रिफंड लेट करा और उस पर इंटरेस्ट आया है, आपकी कमाई हुई है, तो सरकार बड़ी चालू भैया, उसे इनकम मान लिया, उसे इनकम माना है अदर सोर्सेज में, और वो तो बिजनेस इनकम पहले से ही था। और लिटिगेशन एक्सपेंसेस, रिटर्न फाइलिंग के जो चार्ज होते हैं, जो सीएस वगैरह को दिए, सीएमएस वगैरह को दिए, सीएस वगैरह को दिए, हमारे रिटर्न फाइल कर दीजिए, खाते बना लीजिए, कुछ क्लेम वगैरह आया है उसके एक्सपेंसेस वगैरह हुए, वकील साहब वगैरह लगे, तो वो सब नॉर्मल खर्चे हैं, वो अलाउड होते हैं। तो ये टैक्स को लेकर ये प्रोविजन हमें दोस्तों मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने डिडक्टिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वेयर टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अभी क्या है कि अभी टीडीएस वाला जो चैप्टर है, हालांकि टीडीएस वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में बहुत कम पूछा जा रहा है तो बेसिकली देखा जाए तो थ्योरेटिकली है। टीडीएस क्या होता है ये मैं उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो जिस टाइम पे हम पेमेंट कर रहे हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ये धर्म बनता है हमारा, ये भैया ऐसा है कि कृपया करके आप टीडीएस टैक्स जो है अभी काट लीजिए। किसी को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए, तो 10% का जो टैक्स है, अगर 10% एप्लीकेबल रेट है, अभी काट के 90,000 रुपए उनको दे दीजिए।
ठीक है, और ये 10,000 रुपए जो आपने टैक्स के काटे हैं ये सरकार को जमा कराइए पर्टिकुलर ईयर में। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनके अंतर्गत टीडीएस जो है वो काटना पड़ता है और सरकार को जमा कराना पड़ता है। दोनों काम होते हैं, टीडीएस काटो भी और सरकार को जमा भी कराओ। आपने दोनों ही नहीं करे, या टीडीएस काटा लेकिन सरकार को जमा नहीं करा, तो थोड़ी समस्या सी है, थोड़ी दिक्कत सी है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। पहले वाले केस में सबसे पहले अगर हम देखें तो आउटसाइड इंडिया की बात करी हुई है, ठीक है, या तो आउटसाइड इंडिया या फिर पेबल टू नॉन रेजिडेंट। भले ही आपने इंडिया में पेमेंट करी लेकिन बाहर नॉन रेजिडेंट वालों को करी है। क्या पे करा है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, आपकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। ये ऐसी पेमेंट जो बिलोंग कर रही है बाहर के लोगों को, या तो बाहर के इंडिया से बाहर वो रह ही रहे हैं, या फिर भले ही इंडिया में रह रहे थे, कुछ टाइम के लिए आपने बुलाए थे, वो नॉन रेजिडेंट थे। अब क्या धर्म कहता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि अगर ऐसे में इन लोगों को आप पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो आपको इनका टीडीएस काटना चाहिए। टीडीएस काट लोगे, सरकार तक जमा करा दोगे, बिल्कुल ठीक है, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा देना, इन तमाम चीजों का, ठीक है, इन तमाम चीजों का। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। आपने क्या करा कि भाई एक तो या तो टीडीएस आपने काटा ही नहीं, टीडीएस आपने काटा ही नहीं, या फिर काटा लेकिन गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया टिल द डेट ऑफ रिटर्न सबमिशन। सरकार पूरा टाइम देती है, 31 मार्च तक नहीं जमा कराया कोई बात नहीं, जब तक रिटर्न फाइल होगी तब तक करा देना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आपने दोनों ही काम नहीं कराए, पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने रॉयल्टी पे करी या किसी को फीस पे करी, बाहर वाले बंदे को पेमेंट गई 1 करोड़ रुपए की, आपने टीडीएस नहीं काटा, उसका टीडीएस काटा भी तो सरकार तक नहीं जमा कराया। ऐसे में आप उस 1 करोड़ रुपए के खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, ये सीधी सी बात है। तो क्लियर, अगर पेमेंट बाहर जा रही है, बाहर वालों को जा रही है, तो टीडीएस काटना है, और अगर नहीं काटा पूरा का पूरा आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, आप उसे नहीं दिखा सकते अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, क्लियर, पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ, रिवर्सल, यस ऑब्वियसली रिवर्सल है, जब पे कर दोगे, जिस साल पे कर दोगे, जिस साल पे कर दोगे मतलब या टीडीएस सरकार तक पहुंचा दोगे, उस साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमने कोई आपके ये मना नहीं कर दिया कि आगे चल के भविष्य में ये खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। जमा करा दो, ऑब्लिगेशन जो है अपना पूरा कर दो, और सीधी सी बात है उस केस में आप खर्चा जो है क्लेम कर लेना। अच्छा, सैलरी वाला केस आ जाता है, सैलरी पेबल, वही वाली बात, आउटसाइड इंडिया, सेम केस, ऊपर इंटरेस्ट फी और आपका क्या नाम है रॉयल्टी था, यहां पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सेम, लगभग ऑलमोस्ट सेम केस आपका, या तो बाहर कर रहे थे या नॉन रेजिडेंट को कर रहे थे, आपने सैलरी पे करी, आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं करा, तो इस केस में पूरा का पूरा ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। एंड यस, रिवर्सल, सेम केस अगेन, रिवर्सल भी हो जाएगा जिस केस में आप टीडीएस को सरकार तक पहुंचा दोगे। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट को तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हाँ जी, अब बात करते हैं पेमेंट टू रेजिडेंट की। ठीक है, पेमेंट टू रेजिडेंट की। ऊपर जो 2 केस आपने अभी पढ़े, उन 2 केसेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने इंटरेस्ट की बात करी, मैंने फीस की बात करी, फिर एफटीएस की बात करी, मैंने रॉयल्टी की बात करी, मैंने सैलरी की बात करी, लगभग सेम केस कि भाई आपको बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटना है और सरकार तक पहुंचाना है। आपने ऐसा नहीं करा, पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये बाहर वालों की बात थी। अब क्या वर्ड मेरे सामने आ गया है, मेरे वर्ड सामने आ गया है रेजिडेंट। क्या वर्ड आ गया, रेजिडेंट। अब इसका प्रोविजन क्या कहता है, द अमाउंट इज पेड एंड पेबल टू द रेजिडेंट इन इंडिया। तो भले ही रेजिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो, स्टिल टीडीएस के अपने अपने ऑब्लिगेशंस हैं, आपको रेजिडेंट के केस में भी टीडीएस काटना पड़ता है। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑन विच डिडक्शन आपकी 192 से लेकर 194 तक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है टीडीएस के, आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। सैलरी की बात हो, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट की बात हो, इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो, चाहे आपने किसी को एलआईसी का आपने चाहे किसी को कमीशन पे करा हो लाइफ इंश्योरेंस का, आपने क्या नाम है लॉटरी वगैरह, मान लीजिए आप लॉटरी प्ले करवाते हैं, तो लॉटरी अगर किसी को लगवाई है आपने, तो आपको उस पर भी टीडीएस काटना है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है पूरे टीडीएस लिस्ट के, तो काटना जरूरी है। लेकिन सेम थिंग आपने
नहीं काटा, आपने नहीं काटा। तो सेम चीज अगेन कि या तो आप डिडक्शन को नहीं काट रहे हो और दूसरा आप लास्ट सबमिशन डेट तक सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हो, टीडीएस काटने के बाद भी सरकार को नहीं पहुंचा रहे हो, अपनी जेब में रख ले रहे हो, ठीक है। इन दैट केस ध्यान दीजिएगा 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड इन द करंट ईयर, अगर दोनों ही बातें आपने नहीं मानी या दोनों में से कोई बात आपने नहीं मानी। व्हाट्स द डिफरेंस, यहां पे क्या डिफरेंस निकल कर आया? नॉन रेजिडेंट या अगर पेमेंट बाहर जा रही थी और आपने टीडीएस का ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करा तो सारी की सारी एक्सपेंडिचर, सारा का सारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो गया। लेकिन अगर घर की ही बात है, पेमेंट टू रेजिडेंट की बात है, तो उस केस में अगर आप ऑब्लिगेशन नहीं मानते हो तो याद रखिएगा उस केस में पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है आपका वो डिसअलाउड नहीं होता, आपको 30% जो है सिर्फ उसी का डिसअलाउडमेंट होता है। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करी आपने किसी को सैलरी की, सैलरी में टीडीएस काटना था, आपने नहीं काटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 70 लाख रुपए दिखा पाओगे, 30% घट गया ना, 30 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए दिखा पाओगे, 30 लाख रुपए की बाकी जो डिडक्शन है आपको अलाउड नहीं होगी। ओके जी, डन। और सेम रिवर्सल का रूल है, जब कर दोगे ये काम, ऑब्लिगेशन पूरा कर लोगे तो सीधी सी बात है आप उस सिचुएशन में अपना डिडक्शन क्लेम कर लेना। एंड डिडक्शन नॉट टू बी डन इन सर्टेन सिचुएशन वेयर द टैक्स इज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स बट द रेजिडेंट रेसिपिएंट paid the applicable tax rate after corrected computed is income, filed his return of income within the time limit prescribed under section 139। मैंने किसी को सैलरी पे करी, बराबर, मैंने किसी को सैलरी पे करी, मुझे उसका टीडीएस काटना चाहिए था, ओके, मैंने नहीं काटा, तो मैं जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा तो 100% डिडक्शन क्लेम नहीं करूंगा, 70% ही कर सकता हूं जो ऊपर हमने पढ़ा। लेकिन जो सामने वाला आदमी था वो देवता था, वो अच्छा था, समझदार था, उसने कहा मालिक से गलती हुई कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, मैं सही सैलरी कैलकुलेट करके जितना भी मेरा टैक्स बनता था वो सारा का सारा सरकार को जमा करा देता हूं। तो सरकार को मतलब टैक्स से है, उसके पास उसकी सारी की सारी ऑब्लिगेशंस पहुंचनी चाहिए, रीच करनी चाहिए। तो टैक्स मेरे थ्रू ना जाके मेरे एक भगवान स्वरूप एक एम्प्लॉय ने डायरेक्ट जमा करा दिया, रिटर्न फाइल उसने टाइम पे कर दी, तो सीधी सी बात है इन दैट केस मेरे ऊपर फिर बोझ नहीं बनेगा, तब आप अपना सारा का सारा सैलरी का खर्चा दिखा देना। ओके, ये इसमें एक पॉइंट आता है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, आप इसको जस्ट देख लीजिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, नॉन रेजिडेंट 100% डिसअलाउड, रेजिडेंट में 30% डिसअलाउड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं अपना पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन। जान पहचान में हमने काम करवा लिया, ओके, और जान पहचान में हम काम क्यों करवाएंगे? खर्चे ज्यादा दिखाने के लिए, खर्चे ज्यादा दिखाने के लिए। भाई ये चीज तो अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना कि हमारा जो एक तात्पर्य है, जो हमारे अंदर का जो कॉमर्स चोर है, जो कॉमर्स लालची इंसान है हमारे अंदर, वो क्या कह रहा है कि भैया हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट कम से कम दिखाना है। कमाना तो बहुत ज्यादा है लेकिन दिखाना कम से कम है, और कम से कम कब दिखाया जाएगा? जब हम खर्च ज्यादा दिखाएंगे। खर्च ज्यादा दिखाने का तरीका है कि अपने जान पहचान वालों को अपने फर्म में कुछ एम्प्लॉय के नाम पे कुछ दिखा दो, अपने जानकारों को कमीशन के नाम पे एंट्री करवा दो, जहां पे खर्चा 10,000 रुपए का होता है 15,000 का दिखवा दो। यही तरीके है ना, सिंपल से देखा जाए तो ऐसे काम करने हैं। तो यहां पे पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन की बात हो रही है, यही काम कर रहे हैं। सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 अप्लाइज वेयर अ पर्सन हैज इनकर्ड एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन गुड सर्विस या कुछ भी, एंड पेमेंट उसके बदले किसको हो गई? मैंने बोला ना, जान पहचान वाला रिलेटेड पर्सन, ठीक है, या फिर वो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस में, मतलब एक तरह से बिजनेस को वो कंट्रोल कर रहा है, 20% की ओनरशिप है ना, कंट्रोल कर रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें एसएससी ये है, इनके रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं बता दिया। अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो कोई भी उसका रिलेटिव जो स्पेसिफाइड है, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर वगैरह, लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, जानकार अपना, वो उसके रिलेटेड पर्सन है। एक फर्म है तो उसके पार्टनर्स और उनके भी रिलेटिव्स, पार्टनर परिवार बड़ा हो गया, उनके भी रिलेटिव्स, वो रिलेटेड पर्सन है। कंपनी है तो डायरेक्टर और उनके भी रिलेटिव, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा है,
कहीं ना कहीं जानकारी जो है निकल रही है। तो ऐसे केस में आपने इन लोगों को पेमेंट कराई तो वो खर्चा डिसअलाउड होना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके तो डिसअलाउड नहीं बनता। अगर सामने वाला प्रोफेशनली क्वालिफाइड था, आपने उससे काम लिया, तो पेमेंट जायज 50,000 रुपए की बनती है, आपने 50,000 की करी। पेमेंट जायज 1,00,000 रुपए की बनती है, आपने 1,00,000 की करी। ये सेक्शन ये मना नहीं कर रहा कि आप रिलेटेड पर्सन के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, धंधा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेयर राइट में करिएगा, फेयर मैनर में करिएगा, जहां पे आपने ये फेयर तरीका नहीं आजमाया, मतलब खर्चे अननेसेसरीली ज्यादा दिखा दिए, तो वहां पे ये सेक्शन आपको करने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? डिसअलाउडमेंट कैसे होगा? इफ द पेमेंट इज मेड टू द मेड एक्सपेंडिचर, इफ द पेमेंट मेड फॉर द एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड अबव, जो ऊपर वालों को करी है, जो मैंने आपको बोला अभी, फालतू में आपने ज्यादा करी है, फालतू में आपने ज्यादा करी है, तो वो सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। दैट एक्सपेंडिचर इज कंप्लीटली डिसअलाउड अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा गया। जैसे नीचे एग्जांपल देख लिया, मिस्टर ए हैज टेकन अ गोडाउन ऑन रेंट फ्रॉम हिज सिस्टर, और 5 लाख रुपए का रेंट देते हैं, जबकि कायदे से उसका रेंट 4 लाख रुपए बनना चाहिए। तो जो मिस्टर ए हैं अपनी बुक्स में रेंट का खर्चा 5 लाख रुपए का नहीं दिखा सकते, वो खर्चा कितने का दिखाएंगे? 4 लाख का ही दिखाएंगे। जो अनरीजनेबल अमाउंट था 1 लाख रुपए का, वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब खैर वो बात अलग है कि इन रियलिटी कौन आके खाते चेक कर रहा है कि भाई हाँ ऐसा भी होता है, पर ठीक है, सेक्शंस तो बनाने जरूरी है ना कहीं से कुछ ना कुछ दबाव तो रुके। ठीक है, चलिए जी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल से हैं, इसमें आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि अगर कोई भी ऑब्लिगेशन बनता है किसका, एम्प्लॉयर का, फंड्स को लेके जमा कराना चाहिए, और उनको पूरी छूट रहती है कि वो इसको अपनी फाइलिंग की रिटर्न तक भी जमा करा दे, तो वो खर्चा अलाउड हो जाता है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आगे मेन सेक्शन पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यस सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, पेमेंट 10,000 रुपए की। और इसका कहीं ना कहीं जब पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है ना, तो छोटा सा एक क्वेश्चन एक लाइन का एड ऑन हो जाता है। सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है साइज में, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि दिक्कत क्रिएट करे वैसे, बट हाँ सेक्शन के हिसाब से कोई ना कोई एक लाइन का क्वेश्चन इसका आता है पीजीबीपी में ऐड होके। व्हाट इज सेक्शन, व्हाट इज बेसिकली है क्या, ध्यान दीजिए। ये बेसिकली जो सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन जो है हमारा, वो कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए है। वो कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे करो, जैसा आपका मन कर रहा है करो, आपको कैश में करने करो, आपको चेक से करने करो, आपको नेट बैंकिंग से करने करो, हमने मना नहीं करा। लेकिन हम चाहते हैं, सरकार कहती है हम चाहते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना। ट्रैक करना कब आसान रहता है? जब ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होती, डिजिटल फॉर्म में होती है या बैंक के थ्रू होती हैं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि पेमेंट कर लो कैश में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पेमेंट आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा है किसी को, तो आप कैश में नहीं कर सकते। किसी को 5,000 की पेमेंट करनी है, 6,000 की पेमेंट करनी है, 7,000 की पेमेंट करनी है, कर लो, कैश में कर लो। लेकिन अगर आपने किसी को 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है, तो वो आप चेक से, कैश से ही करोगे। ठीक है, कंपलसरी है। अगर ऐसा ही कोई ट्रांजैक्शन दिखी कि पेमेंट करी गई मिस्टर अमल को, मिस्टर बिमल को, कितने की? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए की, कैसे करी जी? कैश में। ये पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। बराबर, आगे बात समझ में? तो ये एक तरह से ऑब्लिगेशन रहता है हमारे ऊपर। ओके, तो एक सिंपल सी बात समझ आ गई, क्लियर। 10,000 रुपए से ऊपर का खर्चा कैश में डिसअलाउड। क्या कहता है बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या कहते हैं, ये कैसे अप्लाई होता है? असेसी इनकर्ड क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन एक्सीड 10,000 रुपए, एक्सीड 10,000 रुपए। सिंगल डे में सिंगल पर्सन को जो पेमेंट है वो 10,000 रुपए से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इन दैट केस आपकी वो ट्रांजैक्शन पूरे तरीके से डिसअलाउड हो जाएगी। ठीक है, सिंगल पर्सन सिंगल डे में अलग अलग पर्सन को पेमेंट कर सकते हो। देखो ये भी चोरी का तरीका हो गया।
एक बंदे को पेमेंट करने को वो मना कर रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग बंदों को आपको पेमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। तो ये समझिएगा, इसको ट्रांजैक्शन को समझिएगा, ठीक है। इफ बोथ द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एंड फुलफिल, द पेमेंट हैज बीन मेड अदरवाइज देन द वे ऑफ, ये तमाम चीजें अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट वगैरह इन सब से कर रहे हो तो ठीक है। अगर इसके अलावा करी, मतलब कुल मिला के वही कैश की बात आ गई, ये डिसअलाउड हो जाएगी, ये डिसअलाउड हो जाएगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके जी, समझ आ गया, कैश ट्रांजैक्शन पे थोड़ा रोकने के लिए। हालांकि तो ये मेन पॉइंट हो गया, एनी एक्सपेंस सिंगल पर्सन और टोटल पेमेंट सिंगल डे 10,000 रुपये। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये 10,000 रुपये की जो लिमिट है ना, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो वो लिमिट इसकी 35,000 रुपये है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले आप देखते होंगे, ट्रक वाले इधर से उधर इतना भैया ट्रैवल करते रहते हैं, 8-8, 10-10 महीनों का उनका ट्रैवल होता है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, तो उनके लिए कैश पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं वो रास्ते में रुकते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, अपने यूटिलिटी के लिए चीज़ें उनको जुटानी पड़ती हैं, तो सीधी सी बात भैया वो खर्चा बहुत होता है, तो उनकी लिमिट 35,000 रुपये है। ओके, हालांकि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर सकते हो, छूट भी दी है सरकार ने, कई चीज़ों का ध्यान भी रखा है। किस केस में भाई, एक्सपेंडिचर जो है, सीधी सी बात है, अगर हम देखें द पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 आप कर सकते हो, एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज रिडक्शन इन अर्लियर ईयर ऑन एक्रूअल बेसिस। पहले हमेशा से एक्रूअल बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती आ रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें और कोई इसमें, एक सेकंड रुको, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपये मेड आफ्टर क्लेमिंग, अच्छा ओके ठीक है, ये वाला पॉइंट इरेलेवेंट है, इस पे आओ जरा, इस पर आओ। हाँ, ये रहा नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो ऊपर वाला रूल मैंने आपको बोला कि 10,000 रुपये से पेमेंट नहीं हो सकती, अलाउड है। किस केस में अलाउड है वो आप देख रहे हैं, अगर आपने गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करी है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी विलेज एरिया में या ऐसे टाउन में आप पेमेंट कर रहे हो जहां पे बैंक वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो भैया वहां तो कैश में डील करना ही पड़ेगा ना लोगों के साथ। इसके अलावा इसमें हॉलीडे का भी पॉइंट आता है, किसी दिन आपका सीधी सी बात है छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है, पेमेंट करनी है नेसेसरीली, तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल सा समझ लीजिएगा। अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज, वही थोड़ा गांव वाला एरिया आ गया, तो ऐसी सिचुएशन जहां पे भाई कैश में डील करना ही पड़ेगा, तो वहां तो पेमेंट अलाउड है। लेकिन एक नॉर्मल सिटी है, रेगुलर बिजनेस है, और आप कह रहे हो कि नहीं 10,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट होगी, सो दैट इज नॉट एन गुड थिंग फॉर अ बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे लिए तो अच्छी बात है। ओके, चलिए इसको फिर पॉइंट रीड कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं 40B। एक तरह से देखा जाए सीरीज ऑफ 44 से पहले हमारा मेन सेक्शन जो हमें मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप को लेकर, कि बेसिकली हमारे पार्टनर्स को सैलरी देने की, इंटरेस्ट देने की, आपकी रेम्यूनरेशन देने की क्या क्या लिमिट्स होती है, ये हमारा सारा का सारा प्रोविजन आपका सेक्शन 40B में। इस सेक्शन की बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों है, पहले एक बार ज़रा ये चीज़ समझ लेते हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी शायद आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे पार्टनर्स हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और तीनों ने इस साल जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप में वो 15 लाख रुपए का बनाया। ठीक है, मैंने एक सेम एग्जांपल दिया था, उसी को रिपीट कर देता हूँ। ओके, 15 लाख रुपए का बनाया था। अब इनकम टैक्स के टैक्स रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए पर सीधा सीधा पार्टनरशिप में 30% का टैक्स रेट लग जाता है। तो सरकार को उम्मीद थी कि 4.5 लाख रुपए का जो खर्चा है, 4.5 लाख रुपए का जो क्या नाम है टैक्स है वो लगेगा। ओके, तो टेक्निकली इसको पूरा समझ लेते हैं। जब मैं 4.5 लाख रुपए के टैक्स माइनस कर दूंगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 10,50,000 रुपए का, वो तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा और वो अमाउंट होगा 3.5 लाख रुपए, बराबर 3.5 लाख रुपए ईच आ जाएगा। और जो भी, और ये जो 3.5 लाख रुपए पार्टनर्स को मिलेगा, ये क्या होता है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बात ये है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, वो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्टेड होता है, क्योंकि इस 3.5 लाख पे, इन टोटल पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना, तो डबल टैक्सेशन नहीं होगी। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि सरकार को 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया, वो माफ कीजिएगा टैक्स मिल गया, और पार्टनर्स के हाथ में 3.5 लाख रुपए का शेयर आ गया प्रॉफिट का, कि भाई हमने इतना बनाया, जो कि इनके हाथ में कंप्लीटली टैक्स फ्री है। लेकिन जो दूसरा पहलू इन पार्टनर्स ने अपनाया, जो वो कर सकते हैं, उन्होंने क्या करा कि भैया 4.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे सरकार को, तो रुको थोड़ा, एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। हम कह देते हैं
कि हमने इस बिजनेस के लिए काम करा, अपना टाइम दिया। मिस्टर ए ने प्रोडक्शन संभाला, सी ने मार्केटिंग संभाली, बी ने मार्केटिंग संभाली, सी ने पब्लिक रिलेशन संभाला, जो भी कुछ है अलग अलग फील्ड इन्होंने संभाली। तो हम उस नाम की 5-5 लाख रुपए की सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं, 5-5 लाख रुपए की। प्रॉफिट हो गया कितना? 0। तो टैक्स कितना जाएगा? 0। और पार्टनर्स को शेयर कितना मिला? 0 0 0। कुछ नहीं बचा, क्योंकि पार्टनर्स को शेयर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सैलरी के नाम से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। और हम ये जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की तो सैलरी है, वो तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाती है। आप टैक्स से सीधा सीधा बच सकते हो। बच सकते हो कि नहीं बच सकते? 87A की वजह से सरकार कह रही भैया तो कमाल ही हो गया, कहां हम 4.5 लाख रुपए की उम्मीद में बैठे थे, ये तो गेम खेल गए हमारे साथ। अगर यही अमाउंट 30 लाख रुपए होता तो ये 10-10 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते, या फिर पार्टनर बढ़ाकर, फर्जी पार्टनर बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए विड्रॉ करवा देते। तो कहने का मतलब यहां पे आसानी से टैक्स से बचा जा रहा है। सरकार ने कहा नहीं, ये जो अंधाधुंध आप अपनी मर्जी से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए सैलरी विड्रॉ कर रहे हो, अगर मान लो 3 पार्टनर भी 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते, 10 लाख तो सर टैक्सेबल हो जाता है। अरे लेकिन उसमें से पहले 5 लाख पर तो 5% का ही लगेगा, 2.5 से 5 तक, फिर 20% लगेगा। रेट भी तो कम हो रहा है टैक्स का, टैक्स तो बच ही रहा है ना। तो सीधी सी बात है, सरकार ने बोला नहीं, ये लिमिट ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हम लिमिट बांधेंगे कि पार्टनर्स कितनी सैलरी या कितना रेम्युनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं। आपको टैक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी विड्रॉ कर लो इन एक्चुअल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, टैक्स लगाने के लिए, तो नहीं, उसमें आपको लिमिट से चलना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन का रूल है। तो वो क्या है, आइए ध्यान दीजिए। पहली बात, जब भी पार्टनर्स की बात हो रही है, इस वाले सेक्शन में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कितना रेम्युनरेशन हमारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए। पार्टनर्स कौन है? जिसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता हो कि भैया हाँ, ये पार्टनरशिप डीड कह रही है कि ये हमारा पार्टनर बनता है। ओके, ऐसे नहीं कि मर्जी के भाई हाँ कोई भी आपका पार्टनर बन गया, अभी अभी आया है जिसमें बांट दो, नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। और यस, वो लीगल डॉक्यूमेंट जब सबमिशन होगा टैक्स का, वो तो बेसिक सी चीज़ है, आपको बताना पड़ेगा कौन कौन पार्टनर्स हैं और उनका पूरा का पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। अब लिमिट क्या है, कितनी आप लिमिट है बेसिकली रेम्युनरेशन की। तो रेम्युनरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी, बोनस, बाकी अगर तरह की चीजें। जब इंटरेस्ट की बात आती है तो पार्टनर्स ने भैया कैपिटल लगाई है, उसके अलावा मान लो लोन भी दिया है, लोन के रूप में कैपिटल डाली हुई है, और वो अपना इंटरेस्ट निकालते हैं 10%, 12%, 18%, 24% के हिसाब से 2% महीने का इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। क्यों? खर्चा दिखेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अप टू द 12% पर एनम, कोई भी पार्टनर 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म से विड्रॉ नहीं कर सकता। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 8%, तो 8% चलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ 11%, तो 11% चलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ 15% का इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, 12% इज द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कंप्यूटेशन होगी पूरे साल भर की, एक ही साल की तो सीधी कंपाउंड कर लो या सिंपल कर लो, कैलकुलेशन सेम ही आएगी ईयर की अगर आप बात कर रहे हो तो। ओके, तो 12% की है। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन विड्रॉ कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, वर्किंग पार्टनर भी, स्लीपिंग पार्टनर भी। एक स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगा के छोड़ दिया, पैसा तो दिया ना, तो उसका इंटरेस्ट देना बनता है। ओके, इसके अलावा ये इंटरेस्टिंग चीज समझिए, अगर कोई कह रहा है पार्टनर कि हमने सैलरी ली, हमने कमीशन लिया, हमने बाकी जो अपना बोनस वगैरह लिया, लो, बिल्कुल लो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये चीज सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को अलाउड है। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर कहता है कि मुझे सैलरी चाहिए, पहली बात तो सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो सैलरी तेरी किस बात की? चल ठीक है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि तेरे को सैलरी चाहिए, ले। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन के लिए सैलरी कंप्यूट होगी, तो वो खर्चा डिसअलाउड होगा, वो सैलरी कंसिडर नहीं करी जाएगी। सैलरी मिलेगी सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को। चलो जी, स्लीपिंग पार्टनर तो बाहर हुआ।
अब जो एक्टिव पार्टनर हैं हमारे, हमेशा काम करने वाले पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स हैं, उनको भी ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमने देखा 5-5 लाख रुपए सैलरी निकाल ली, 10 लाख रुपए निकाल ली, ना ना ऐसे नहीं है। उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए पहले तो रूल है कि बुक प्रॉफिट निकलेगा। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा अभी आ रहे हैं नीचे, ठीक है? प्रॉफिट समझ लो फॉर नाउ। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस में है, या फिर 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है, यानी कि 0 3 लाख का प्रॉफिट और इधर आपका नेगेटिव इनकम, इस जोन में जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम सैलरी है, वो 90% ऑफ प्रॉफिट और ₹1.5 लाख, इन दोनों में से हायर अमाउंट जो है वो पार्टनर्स अपना सैलरी रेम्युनरेशन, मतलब सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं 3 लाख रुपए तक। लेकिन जहां इस 3 लाख रुपए से आगे निकले तो इस वाले सेक्शन में मैक्सिमम 60% ऑफ प्रॉफिट ही एलिजिबल होगा टोटल रेम्युनरेशन के लिए। बराबर? मैं रिपीट कर दूं, नेगेटिव इनकम या 3 लाख तक का प्रॉफिट, उस केस में प्रॉफिट का 90% निकाल लो या 1.5 लाख रुपए लिख लो, इन दोनों में से जो हायर होगा उतना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो इन द नेम ऑफ रेम्युनरेशन। और 3 लाख के बाद 60% का प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, बेसिकली बुक प्रॉफिट का उसमें बाद में बात करेंगे, बट 60% ऑफ प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट ही विड्रॉ हो सकता है। कंप्यूटेशन कर लें? हाँ जी, कंप्यूटेशन कर लेते हैं एक बार, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, वही 3 पार्टनर ले लेते हैं हम। 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, और तीनों एक्टिव पार्टनर हैं। ठीक है जी, ओके। केस ए -90,000 रुपए, केस बी 0, कुछ नहीं कमाया, केस सी 1,20,000। 3 अलग अलग केस हो गए, पहले इन तीनों को निपटाते हैं। इस वाले केस में तो सीधी सी बात है 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी विड्रॉ कर सकते हो। पहली बात तो विड्रॉ तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, लॉस में क्या विड्रॉ होगा, बट खर्चा दिखाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी दिखा सकते हो। तो जो लॉस 90,000 रुपए का था ना, वो बढ़कर 240 हो जाएगा और बिजनेस के लिए अच्छा होगा। आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉस ज्यादा जाएगा तो अगले साल में हो सकता है हम टैक्स से और बचें। तो 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी निकाल सकते हो। लॉस 0 है तो 0 में भी 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी विड्रॉ कर सकते हो। तो लॉस में तो 1.5 लाख रुपए, लॉस में सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए। अब अगर प्रॉफिट हो गया तो आपने 2 कंप्यूटेशन करी, एक तो 90% ऑफ 1,20,000, ये हो जाता है 1,08,000 रुपए, बराबर। और बी पॉइंट क्या है सर? बी पॉइंट है 1.5 लाख, वो तो लिख ही लेते हैं। तो सीधी सी बात क्या निकल कर आ गई इस सिनेरियो में कि जो हायर अमाउंट है 1.5 लाख रुपए, ये आप सैलरी विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में, इस सिनेरियो में मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, तो सेम ए केस 90% ऑफ 2 लाख रुपए कितना आ गया? 1,80,000 रुपए। और बी केस क्या होता है सर? 1.5 लाख रुपए। तो इन दोनों में से हायर कौन है? 180। तो 180 की ये सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट। कुल मिला के अगर मैं एक इसको और आसान तरीके से कर दूं ना, तो 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो 1,66,667, ये मेरे पास एक ब्रेक इवन नंबर आ जाता है। ये मेरे पास एक ब्रेक इवन नंबर आ जाता है। अगर प्रॉफिट इतना है, अगर प्रॉफिट यहां तक है, इससे पहले है, मैं सीधी सी बात, अगर इसको एक और चार्ट बनाऊं यहां पे इस तरीके से, ये मैंने लिखा
1,66,667 और यहां लिखा 3 लाख। तो सीधी सी बात यह है, इस जोन में ये 0 आ गया, ये नेगेटिव हो गया, इस जोन में 1.5 लाख रुपए की सैलरी विड्रॉ हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका 90% इतना आएगा। और इस वाले जोन में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 90% विड्रॉ हो सकता है। ये ब्रेक इवन नंबर आपके लिए और आसान हो गया। क्लियर? 166,667 बराबर, चीज आसान हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट पर आते हैं। डी पॉइंट पे आते हैं। प्रॉफिट बनाया 5 लाख रुपए। कितना बनाया? 5 लाख रुपए। तो इस प्रॉफिट को पहले तो डिवाइड करिए फर्स्ट 3 लाख और दूसरा रिमेनिंग 2 लाख। ओके, अब इसका तो हमें मालूम ही है 90% ही आएगा, 166 से ज्यादा 90%। तो 90% ऑफ 3 लाख कितना हुआ? 2,70,000। 1.5 से ज्यादा ही आ रहा है। और इसका 60% ऑफ 2 लाख कितना हो गया? 1,20,000। तो दोनों आपने जोड़े तो 3,90,000 की रेम्यूनरेशन आप अपनी बुक्स में दिखा सकते हो। बराबर, आगे बात समझ में? तो अगर आप सोच रहे थे ना कि पार्टनर्स के 5 लाख है तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इस तरह से इक्वल करके सारा प्रॉफिट माफ करवा देंगे, नहीं। आप मैक्सिमम सैलरी 390 ड्रॉ कर सकते हो। अपने वाला केस कर लेते हैं एक बारी, जो हमने ऊपर एग्जांपल में लिया। ये कह रहे थे कि 15 लाख रुपए सैलरी है ना? 15 लाख रुपए सैलरी है हमारी, नहीं 15 लाख का प्रॉफिट है और 5-5 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं। वो चलेगा क्या? नहीं, मना हो गया। क्यों? फर्स्ट 3 लाख और रिमेनिंग 12 लाख। तो इस पर तो वही 90% आ गया जो ऊपर निकाला आपने, 2,70,000 और 12 लाख का 60% यानी कि 7,20,000। तो भैया 9,90,000 की तीनों पार्टनर यानी कि 3,30,000 की जो सैलरी है वो दिखा सकते हो। और जो बाकी रह गया 15 लाख में से ना 5,10,000 रुपए, उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स द कंप्यूटेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। जो आपको मालूम होनी चाहिए, चीज आसान होगी आपके लिए। वो हमने ब्रेक इवन नंबर निकाल लिया 166,667। तो ये आसान होगा आपके लिए। बराबर, ये चीज क्लियर हो गई? डन। ये हमने यहां पे कंप्यूटेशन एग्जांपल ले रखा, बट हमने कर लिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, हमने जो वर्ड इस्तेमाल करा है उसमें प्रॉफिट वर्ड नहीं आ रहा, उसमें क्या वर्ड आ रहा है? बुक प्रॉफिट आ रहा है। तो बुक प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका, ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ओनली इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी लेनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। और जितने भी एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं 30 से लेके 38 तक, वो सारे घटा लेना। जो भी आपके बनते हैं 35 वाला, 36 वाला, 37 वाला, 30 वाला, डेप्रीसिएशन वगैरह सब माइनस कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर लेना। जो ऊपर बताया है ना 12% वाला, वो भी माइनस कर लेना जितना अलाउड हुआ है, अप टू द मैक्सिमम ऑफ 12%। सैलरी, बोनस, कमीशन ये माइनस नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, ये तो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज वेल एज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर आर अलाउड टू डिडक्ट। समझे? हमने ऊपर क्या बोला यहां पे? 30 से 38 तक के सारे खर्चे दिखा देना जो एलिजिबल हो। अब 30 से 38 में 32 भी आ गया, 32 होता है डेप्रिसिएशन, तो माइनस होगा। बराबर, सीधी सी बात है। वो डेप्रिसिएशन तो माइनस कर ही लेना। पिछले साल का अगर आपका कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है उसको भी कृपया करके माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका कंप्यूटेशन के लिए जाएगा बुक प्रॉफिट की। एंड बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, ठीक है, लॉसेस एंड चैप्टर 6A के हिसाब से जो भी डिडक्शन थी अभी अलाउ होगी, वो अभी नहीं अलाउड है, वो अभी नहीं, वो बाद में। डिडक्शन का खेल बाद में, डिडक्शन का खेल आपका बाद में। ओके जी, डन। चलिए, ये सिंपल सा तरीका हुआ हमारा।
आगे बढ़ते हैं। लोन रिकवर्ड अंडर, ये सिंपल सी आपको रीडिंग्स करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बात कर लिया ऊपर। शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह ऑब्वियसली वो तो बाद में मिलता है, तो ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट। तो ये प्रोविजन हमारे यहाँ पर आए, इनको दोस्तों प्लीज कंप्लीट करिएगा ढंग से, सही तरीके से। आगे का एक सिंपल सा प्रोविजन पढ़ लेते हैं एग्जाम के हिसाब से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, बट एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये वैसे बेसिकली देखा जाए जो हेडिंग है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। मुद्दा यह है कि आपने एसेट खरीदी है बाहर से, ओके, और उसके लिए लोन भी आपने बाहर से लिया, मान लीजिए। मतलब कुल मिला के आपका जो लोन है मशीनरी के ऊपर, आपकी एसेट के ऊपर, वो बाहर का है। अब जैसे इंडिया में खरीदा 1 करोड़ रुपए की खरीदी, तो वो 1 करोड़ की उसकी कॉस्ट रहेगी, बराबर। लेकिन अगर बाहर से खरीदते हो तो जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहेंगी। और जब आपने बाहर मान लीजिए डॉलर में, 1 लाख डॉलर में आपने लोन लिया, वो रहेगा 1 लाख डॉलर का ही, उसी को आपको चुकाना है विद द इंटरेस्ट। लेकिन पैसा जब इंडिया से जाएगा तो वो रुपी से डॉलर में कन्वर्ट होगा ना, और डॉलर का रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपने इसकी काफी ज्यादा जो ट्रीटमेंट है वो करी होगी। तो बेसिकली चीज क्या है कि अप्लाई, ये ठीक है हो गया, लॉसेज अराइज ऑन अ प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर कोई भी लॉस होगा फॉरेन एक्सचेंज के रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से, वो लॉस हमें डब्ल्यूडीवी में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से हमारी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो नुकसान ही है ना। एग्जाम्पल इसका दे रखा है यहाँ पे, मैं समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने बाहर से एसेट खरीदी और उसके लिए आपने लोन लिया 1 लाख डॉलर का, ठीक है। आज रेट चल रहा है कायदे से आपका देखा जाए तो, मान लीजिए मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं कि 70 का चल रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर कितने का लोन हो गया? 70 लाख का हो गया, ओके। आपने ये एसेट आज लिखी यहां पे 1 लाख इंटू 70 लाख रुपए की एसेट आपने, सीधी सी बात है, अपनी बुक्स में लिखी। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन आया, 15% के हिसाब से इसको डेप्रिसिएट कर लेते हैं, तो साढ़े 10 लाख के आसपास आ रहा है। 10 लाख मान लेते हैं, ये चलो 10.5 ही मानो जो एक्यूरेट है, 10.5 लाख रुपए। तो आपकी आज की रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी हो गई कितनी? 59,50,000। अब अगले साल इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन मान लीजिए मीनवाइल ये रेट 1 रुपए से, 1 डॉलर का, माफ कीजिएगा, 1 डॉलर का हो गया 75। कितना हो गया? 75। तो 1 लाख इंटू 5 रुपए, 5 लाख का लॉस हो गया। रेट अगर बढ़ रहा तो 5 लाख का लॉस हो गया। ये जो लॉस है 1 लाख इंटू 5 का, ये आपका यहां पर ऐड होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर की जो हमारी एसेट की वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो ये होगी, और इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? ये सिंपल सा रूल। हाँ, अगर यही मान लीजिए 68 का हो जाता, 70 से 68 का हो जाता, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, फिर 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो ये 2 लाख रुपए फिर लेस हो जाते 59 में से। तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये स्टेप आपको बना के चलना है, बराबर। सिंपल सी चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा ये सिंपल सी हमारी रीडिंग्स है, ज्यादा इसमें ध्यान मत जाइएगा, ये क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कैपिटल गेन से बेसिकली हमारा कनेक्ट होता है। ये प्रोविजन चाहे तो छोड़ दीजिएगा, बाकी ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आज का सेक्शन दोस्तों हमने यहाँ पे खत्म करा। पीजीबीपी की हमने 2 क्लास रखी, एक में हमने डेप्रिसिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्लियर करा, और उसके बाद हमने आज 35, 36, 37, 40 इन सब के बारे में बात करी, ठीक है। ये सेशन हम इतना ही रखेंगे इस पार्ट में। 44 के लिए अलग प्रोविजन रहेगा, 44 के लिए हम देखेंगे अलग क्लास कोई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोविजन एक सेपरेट है। नेक्स्ट पार्ट में हम कैपिटल गेन वाला जो सेक्शन है दोस्तों वो शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज हुआ है तो बताइएगा, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।